हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। आज की वीडियो में हम अपना डीपीएसपी कंटिन्यू रखेंगे। पुरानी वीडियोस में हम डीपीएसपी पढ़ रहे थे। हमने आर्टिकल 44 दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में पढ़ लिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे रिलेटेड हमने एक केस पढ़ा था दैट इज़ साहबानो केस। एंड इसी से रिलेटेड एक और केस पढ़ेंगे दैट इज़ शायरा बानो केस। आज की वीडियो में हम शायरा बानो केस के बारे में जानेंगे। शायरा बानो केस इज रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। जब हम इस्लामिक लॉ की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लामिक लॉ, तो हम इस्लामिक लॉ में ट्रिपल तलाक की जगह एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ तलाक ए सुन्नत। तो इस्लामिक लॉ में कोई ट्रिपल तलाक नाम का वर्ड नहीं है, तलाक ए सुन्नत है। और तलाक ए सुन्नत क्या होता है? तलाक ए सुन्नत एक रीजनेबल तलाक होता है, यानी कि तलाक देने के लिए कोई रीजनेबल कारण देना पड़ता है, रीजनेबल कॉज होना चाहिए तलाक का। और जिस तरह से हमें टीवी सीरियल्स वगैरह में दिखाया जाता है, जैसे अब तलाक 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 एक ही बार बोल दिया एंड तलाक हो गया, ऐसे तलाक ए सुन्नत में नहीं होता। तलाक ए सुन्नत में तलाक 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 बोला तो जाता है, लेकिन इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप बोला जाता है। लाइक स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? किसी मुस्लिम मैन ने अगर वो तलाक लेना चाहता है तो उसने एक बार तलाक बोला, उसने सिर्फ एक बार तलाक बोला। दूसरी बार तलाक बोलने से पहले वो 1 मंथ का इंतज़ार करेगा। उनको एक लूनार मंथ दिया जाता है फॉर द रिकॉन्सिलिएशन, यानी कि उन दोनों में अगर मेल मिलाप हो जाए, उनमें सुलह हो जाए, इसलिए 1 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर दूसरा तलाक बोलने से पहले उनमें रिकन्सिलिएशन हो जाता है तो उनका तलाक कैंसिल हो जाता है। तलाक क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, मीन्स इट इज रिवोकेबल। मानो अगर उनमें रिकन्सिलिएशन नहीं बैठती है तो वो दूसरे टाइम तलाक बोलते हैं। सेम सेकंड टाइम भी आपको 1 लूनार मंथ दिया जाता है, और इसमें भी बोला जाता है कि आप रिकन्सिलिएशन की कोशिश कीजिए, यानी कि मेल मिलाप करने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें भी मेल मिलाप हो जाता है तो भी ये रिवोकेबल है, यानी कि 2 तलाक बोलने के बाद भी आप दोनों साथ रह सकते हैं। ठीक है, बट लास्ट आता है थर्ड तलाक। दिस इज इररेवोकेबल, यानी कि थर्ड तलाक आपने बोल दिया तो आपको एक भी महीने का 1 मंथ टाइम या 1 डे टाइम भी नहीं दिया जाएगा, आपका डाइवोर्स हो जाएगा। राइट? तो फर्स्ट तलाक, सेकंड तलाक एंड थर्ड तलाक, इनमें गैप है 2 मंथ का, 2 महीने का गैप दिया जाता है फॉर द रिकन्सिलिएशन। लेकिन विद द टाइम क्या हुआ? विद द टाइम ये जो तलाक ए सुन्नत था, इसको रिप्लेस कर दिया तलाक ए विद्दत ने। तलाक ए विद्दत ने चेंज कर दिया। तलाक ए विद्दत होता है तलाक 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 ऑन अ 1 सिटिंग, यानी कि एक ही बार मैं तलाक 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 बोलकर ख़त्म कर दिया सब कुछ, ना ही मंथ का वेट किया, ना ही रिकन्सिलिएशन की सोची, कुछ नहीं, एक बार में बोला तलाक तलाक एंड तलाक हो गया। और दिस इज़ नॉट द एक्चुअली इस्लामिक लॉ, ये इस्लामिक लॉ नहीं है। इस्लामिक में तलाक ए विद्दत की जगह तलाक ए सुन्नत लिख रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। लेट कम टू द टॉपिक दैट इज शायरा बानो केस। शायरा बानो एक मुस्लिम वुमेन है जिनकी शादी को लगभग 14 साल हो चुके हैं। उन्होंने अपने 14 साल में बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट देखी है,
डाउरी हैरेसमेंट, डोमेस्टिक अब्यूज, सब कुछ देखा है इन्होंने। एंड एट लास्ट हस्बैंड इनको डिवोर्स देते हैं। हस्बैंड क्या देते हैं इनको? डिवोर्स देते हैं विया लेटर। लेटर लिखते हैं और उसमें डिवोर्स दे देते हैं। कौन सा डिवोर्स देते हैं तलाक ए सुन्नत, मतलब तलाक 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 बोलकर सब कुछ खत्म। वो मंथ का भी वेट नहीं करते, रिकन्सिलिएशन की भी कोशिश नहीं करते। और इनके जो माइनर चिल्ड्रन होते हैं उनकी कस्टडी भी हस्बैंड को मिलती है, मतलब हस्बैंड वुमेन को, सायरा बानो को ये कस्टडी नहीं लेने देते, उनकी कस्टडी से भी मना कर देते हैं। सो सायरा बानो क्या करती हैं? ट्रिपल तलाक को, दैट इज तलाक ए बिद्दत, ट्रिपल तलाक को चैलेंज कर देती हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये केस बन जाता है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016-17। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 16-17। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मुस्लिम मैन, जो भी मुस्लिम मैन है जो अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है बाय सेइंग या प्रोनाउंसिंग ट्रिपल तलाक इज नॉट वैलिड। ये 3 बार तलाक तलाक बोल देना ये कोई वैलिड नहीं है। और ये क्या है? इस्लामिक लॉ भी नहीं है। इस्लाम में भी ये नहीं लिख रहा है। आप इसको एक रिलीजियस टेनेट नहीं मान सकते हो। ये कौन बोलता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये अगर ये इस्लामिक लॉ नहीं है ना तो ये आर्टिकल 25 से भी नहीं बचेगा। ठीक है। ट्रिपल तलाक में इवन ट्रिपल तलाक जब देता है तो इसमें जो वोमेन होती है उसकी कंसर्न भी नहीं मांगी जाती। ना वोमेन की प्रेजेंस ज़रूरी है, वोमेन प्रेजेंट है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, ना उसकी कंसेंट ज़रूरी है कि वो सहमत है इस डिवोर्स से या नहीं है, कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने बोला कि ये एक मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी है। ये तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये मतलब वुमेन की ना कंसर्न ले रहे हैं। और ये क्या कर रहा है? दिस इज वायलेटिंग अवर आर्टिकल 15 ऑल्सो। ये हमारे आर्टिकल 15 को भी वायलेट कर रहा है। राइट तो इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ तो इससे रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं था। और जब कोई कानून नहीं होगा तो कोई पनिशमेंट भी नहीं होगी। और जब कोई पनिशमेंट नहीं होगी तो लोग उस काम को करने से डरेंगे भी नहीं, कोई लोगों की आंखों में फियर ही नहीं होगा। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद भी ये ट्रिपल तलाक वाला जो सिलसिला था वो चलता रहा जब तक कि बीजेपी गवर्नमेंट एक बिल नहीं लेके आई, दैट इज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। बीजेपी गवर्नमेंट ये बिल लेकर आती है, ये एक्ट बनता है और इसमें ट्रिपल तलाक बिल भी बोला जाता है इसको, ट्रिपल तलाक बिल भी बोला जाता है इसको। एंड इसमें पनिशमेंट बोला गया, इसमें क्या दी गई? पनिशमेंट दी गई। पनिशमेंट अप टू द 3 years। कितने साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है? 3 years प्लस फाइन। ठीक है। इसके अलावा वुमेन्स के खुद के राइट्स भी बताए गए इसमें कि अगर माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी के बारे में बात होगी तो हमेशा वुमेन के पास माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी जाएगी। ठीक है। अगर वुमेन खुद नहीं कमा सकती है तो उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। ये सब किसमें बोला? ये बोला था वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। एंड जब ये बिल आया ये काफ़ी सक्सेसफुल था।
82% जो ट्रिपल तलाक थे उनमें रिडक्शन हुआ था। 82% रिडक्शन हो चुका था ट्रिपल तलाक केसेस में विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर इतना चेंज हो गया था। दैट इज द पावर ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 45। 44 तक हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 को हमें दो तरह से पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, और एक आज प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to 0 to 14 years of children within the 10 years from the commencement of the Constitution of India। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, 10 साल के भीतर भीतर, यानी कि 1950 में कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 1960 तक आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है 0 से 14 ईयर्स के बच्चों को। बट 1960 तक भी वो एजुकेशन नहीं दे पाए। फिर आया 1970, फिर भी वो एजुकेशन नहीं दे पाए। फिर आया 1980, फिर भी वो एजुकेशन नहीं दे पाए। एंड फिर आया 1992। इसमें एक केस आया, दैट इज मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एजुकेशन आपने अब तक दी क्यों नहीं है, वेयर इज एजुकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 45 से आपको 1960 तक क्या देनी थी, एजुकेशन देनी थी, लेकिन अभी तक एजुकेशन कंप्लीटली दी क्यों नहीं गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। बट इस चीज़ के लिए स्टेट रेडी नहीं थे। स्टेट वाजंट रेडी दैट टाइम। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई टीचर, इतने अच्छे टीचर्स की सुविधा नहीं थी, स्कूल्स वगैरह इन सब की कोई सुविधा नहीं थी, तो स्टेट रेडी नहीं था इस चीज़ के लिए। एंड स्टेट को क्या लगा, ये अपने ऊपर बर्डन लगा। देन नेक्स्ट ईयर एक और केस आता है, दैट इज जेपी उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 1993 में आता है ये केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोल देती है दैट कि ये जो एजुकेशन है इसको डीपीएसपी रहने देते हैं, लेकिन ये जो डीपीएसपी है इसको एनफोर्स करने के लिए तुम्हें लॉ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। इसके बाद आती है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये पास करती है पार्लियामेंट। एंड इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 45 से मोटिवेशन लेकर वो नया आर्टिकल बनाती है, दैट इज आर्टिकल 21A, दैट इज फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। वो क्या करती है, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करती है। आर्टिकल 45 को मॉडिफाई करती है एंड एक नया आर्टिकल 51(1)A के को जोड़ती है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 45 में वो मॉडिफाई करके बोलती है कि 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देनी है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। उनकी चाइल्ड केयर का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, चाइल्डहुड केयर का ध्यान रखना है, प्लस में एजुकेशन देनी है जब तक वो 6 साल के नहीं हो जाते। ये आर्टिकल 45 कहता है। और आर्टिकल 51A के कहता है कि ये ड्यूटी है तुम्हारे पेरेंट्स
या गार्जियन की, कोई भी गार्जियन जो होगा, पेरेंट्स या गार्जियन की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें। 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको स्कूल वगैरह भेजें, ये ड्यूटी है किसकी? गार्जियन की। सो इसके लिए एक लॉ भी बनाया गया है बाद में, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 टू एनफोर्स द आर्टिकल 21A। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड लॉ है, ये भी आई थिंक याद हो गया होगा आपको। सो नेक्स्ट आर्टिकल आता है, दैट इज आर्टिकल 46। ये बात करता है प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 47 जो की बात करता है 3 चीज़ों की, दैट इज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। सो आर्टिकल 47 कहता है कि स्टेट को ऐसे काम करने चाहिए ताकि जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है वो बढ़े, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, लोगों की पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो। इसके साथ साथ आर्टिकल 47 ये भी कहता है कि स्टेट को बैन कर देना चाहिए जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं एंड ड्रग्स, जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स हैं उनको बैन कर देना चाहिए, सिर्फ उन्हें मेडिसिनल पर्पस के लिए खोलना चाहिए। यानी कि जिसमें भी मेडिसिन में जैसे ड्रग्स यूज़ होता है, अल्कोहल यूज़ होती है, तो उसमें यूज़ होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट को बैन कर देना चाहिए, ये आर्टिकल 47 कहता है। जो भी हम वैक्सीनेशन देते हैं, स्वच्छ भारत मिशन हमने चलाया था, मिड डे मील चलाते हैं हम, तो ये सब किसके अंडर देते हैं हम? ये आर्टिकल 47 से इंस्पायर होकर देते हैं। एंड लिक्विड की टोटल लिक्विड बैन है हमारे गुजरात में। गुजरात में एक एक्ट आया था, दैट इज बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949, जिसने गुजरात में टोटल लिक्विड को बैन किया। ऐसे ही नीतीश कुमार भी एक बिल लेकर आए थे, बिहार एक्साइज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, एक्चुअली बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसमें अभी नीतीश कुमार ने क्या किया था, टोटल लिक्विड बैन किया था, बट इट वाज चैलेंज्ड बाय द इन द पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया था एंड देन पटना हाईकोर्ट से इस पर स्टे लगा दी गई थी। एंड फिर नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दी। तो ये सब किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 47 से रिलेटेड है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल आता है, दैट इज आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है अबाउट द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इनको हमें प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा भी स्लाउचर ऑफ काउस एंड मिल्चिंग एनिमल्स पर बैन लगाना चाहिए। जो भी दूध देने वाले एनिमल्स हैं उन पर, जो भी कैटल्स वगैरह हैं उन पर, उनके स्लाउचर पर बैन लगाना चाहिए। ये कौन कहता है? हमारा आर्टिकल 48 कहता है। सो इससे रिलेटेड 2-3 केस हैं, वो पढ़ लेते हैं हम। दैट इज, एक है बिहार प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एक्ट। ये बिहार लेकर आया एंड इसने क्या किया, टोटल काउ स्लॉचर पर बैन लगा दिया।
काउ स्लॉटर को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। सो ये बात मोहम्मद हनीफ कुरैशी को पसंद नहीं आई और इसने इस बात को चैलेंज कर दिया। केस बन गया मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1958। सो ये मोहम्मद हनीफ कुरैशी ने कहा कि हम लोग क्या हैं, क्यूरेशी हैं और हमारा काम ही है स्लॉटर करना। हम स्लॉटर हाउस चलाते हैं। अगर ये काउ पर कम्प्लीटली स्लॉटर पर बैन लगा देंगे तो मेरे फंडामेंटल राइट दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का वायलेशन होगा, जो कि हमें राइट टू प्रोफेशन की आज़ादी देता है, राइट टू प्रोफेशन देता है। सो इसमें क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीज। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और हमने एक केस पढ़ा था दैट इज चंपकम डोरायराजन केस, चंपकम डोरायराजन केस 1951, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब भी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज में कोई भी बहस छिड़ेगी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमेशा फंडामेंटल राइट विनर रहेंगे। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम डोरायराजन केस को ना मानते हुए एक बीच का रास्ता निकाला, दोनों को बैलेंस किया और उसने यूज किया डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने। सो जब जो हमारी काउ है उसको हम दो तरह से देख सकते हैं, दैट इज रिलीजियस सिंबल, हम उसको एक रिलीजियस सिंबल के रूप में भी देख सकते हैं, हमारी गाय माता है, और एक हम उन्हें इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल के रूप में भी देख सकते हैं, राइट। सो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट चली, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिबेट चली कि काउ को हम रिलीजियस सिंबल देखें या इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल देखें, तो रिलीजियस सिंबल देखते तो इसको हम फंडामेंटल राइट में रखते और इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल देख के हमने इसको डीपीएस में रखा। हमने बोला कि हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने बोला कि हम इसको लॉ बनाकर हमें काउ को प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो हमने इसको किस में रखा, डीपीएसपी में रखा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रोटेक्शन ऑफ द काउ का बेसिस क्या है, काउ को प्रोटेक्ट करने का बेसिस है सोशियो इकोनॉमिक बेसिस, यानी कि इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल के रूप में हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल के रूप में हम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं काउ को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मिल्चिंग काउ है या फिर जो शी काउज हैं जो अपने ऑफ स्प्रिंग, जो अपने काल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको क्या किया जाए, इनको तो प्रोटेक्ट किया जाए, रेस्ट बाकियों को आर्टिकल 19(1) जी के अंदर रखा जाएगा, यानी कि स्लॉटर अलाउड है उन सबका, ठीक है। तो इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, मिल्चिंग काउस और शी काउस को छोड़कर सभी जो भी काउस हैं उनका स्लॉटर अलाउड है, ओके। नेक्स्ट आया दैट इज बॉम्बे प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एक्ट 2000। तो इसने भी क्या किया, टोटल स्लाउचर बैन किया, टोटल काउ स्लाउचर बैन कर दिया गया, और इसी के बीच चैलेंज किया गया इन द मिर्जापुर मोती कुरैशी केस, एंड केस बन गया मिर्जापुर मोती कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2005।
यहाँ पर मोती कुरैशी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस बात पर डिसीजन दे दिया है कि मिल्चिंग काउस और जो शी काउस है इनको हमें नहीं मानना है, बाकी को हम स्लॉटर कर सकते हैं। बट ये जो बॉम्बे प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एक्ट है ये हमें क्या कर रहा है, हमें रोक रहा है, हमें स्टॉप कर रहा है फॉर द काउ स्लॉटर, हमें काउ को मारने नहीं दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने जो पहले डिसीजन लिया था वो हमने इकोनॉमिकली यूजफुल काउ के रूप में लिया था कि काउ का क्या यूज है। तो उस समय जो काउ का यूज था वो सिर्फ इतना ही था कि वो मिल्चिंग काउ है या शी काउ है, मिल्चिंग काउ है या शी काउ है। बट अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है। अब काऊ का जो यूराइन है, जो काऊ का यूरिन है वो भी यूज में आता है मेडिसिन बनाने में। काऊ डंग जो है वो भी यूज आता है एज अ फर्टिलाइजर बनाने के वो भी काम आता है। तो काऊ की हर एक चीज क्या है, यूजफुल है। काऊ की हर एक चीज यूजफुल है, हैंस ये एक इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल है। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनी स्टेट कैन डू टोटल काउ स्लॉटर बैन, मतलब कोई भी स्टेट टोटल काउ स्लॉटर बैन कर सकती है। ये उसके पास आज़ादी है क्योंकि अब काउ क्या हो चुकी है, एक इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल बन चुकी है। और इस बात से हमें ये जो दोनों केस हुए हैं इससे हमें ये भी समझ में आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग ब्रीथिंग डॉक्यूमेंट है। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है वैसे वैसे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन है उनको अलग अलग तरह से करते रहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आता है दैट इज आर्टिकल 48A। इसको जोड़ा गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बात करता है अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। किसकी बात करता है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इनकी प्रोटेक्शन, इनकी इम्प्रूवमेंट और इनको बचाने की बात करता है 48A। ये हम जितने भी कैपिटल लेटर में पढ़ते हैं, जैसे कि आज अब हमने पढ़ा है 48A, तो ये ज़्यादातर ये जो कैपिटल लेटर्स वाले हैं ये सारे अमेंडमेंट से आए हैं। जबकि जो हम स्मॉल पढ़ते हैं A, B, C, ये सब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके, ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज बट हाँ ज़्यादातर ये ऐसा ही है। आर्टिकल 49 ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं उन सब की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है आर्टिकल 49। इससे रिलेटेड एक लॉ भी है दैट इज एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, जिसको हम अमासर एक्ट भी बोलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 49 से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 बोलता है अबाउट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यानी कि स्टेट को कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग हो जाएं। और इसको अलग करने के लिए 1973 में पास किया गया था द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर
1973, जिसने एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट किया था। सो आर्टिकल 50 एंश्योर सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 51, दैट इज द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो आर्टिकल 51 बोलता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का प्रमोट किया जाए। जैसे कि हम कोई भी ट्रीटी साइन करते हैं, यूएन में जाकर यूएन में डिबेट करते हैं फॉर द बेस्ट, तो ये सब हमारा कौन सा डीपीएसपी बात करता है, 51। दिस इज ऑल अबाउट डीपीएसपीज। तो हमने सारे डीपीएसपीज कंप्लीट कर लिए हैं। सो कल की वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में भी पढ़ लेंगे, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लाइक हमने अब तक हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ लिए हैं, उसके बाद हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2 पढ़ लिया है, पार्ट 3 पढ़ लिया है, एंड पार्ट 4 लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारा। आई होप ये सब आपने पूरी वीडियोस में देखा होगा। सो जाने से पहले हम डीपीएसपीज के बारे में थोड़ी और बहुत चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि डीपीएसपी जो है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने डीपीएसपीज लिए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड ने डीपीएसपी जो लिए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन से लिए हैं। यानी कि स्पेन ने आयरलैंड से लिए, आयरलैंड ने स्पेन से लिए, एंड इंडिया ने आयरलैंड से ले लिए। कॉलोनियल टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1955 पास हुआ। इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास हुआ। इसमें क्या टर्म आई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें टर्म लिख रही है इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते थे वो एग्जीक्यूटिव को दिए जाते थे। किसको दिए जाते थे, एग्जीक्यूटिव को ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कॉलोनियल टाइम में। ठीक है, जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया में, तब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव को दिए जाते थे। यानी कि लंदन की जो पार्लियामेंट है वहां से वॉइसरॉय को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि हम जैसा बोलते हैं वैसा करो। एंड डीपीएसपीज आर लाइक दैट, डीपीएसपी समथिंग लाइक दैट। दीज आर ऑल्सो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है फॉर द बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए है। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आते थे वो केवल एग्जीक्यूटिव के लिए होते थे। ओवर द टाइम जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इंटरप्रिटेशन को भी बदलते रहते हैं, सो पहले 1951 में चंपाकम जो डोराइराजन केस था उसमें डीपीएसपीज को क्या माना, डीपीएसपीज को सब्सिडरी माना टू द फंडामेंटल राइट। डीपीएसपीज को सब्सिडरी माना टू द फंडामेंटल राइट, बट दिस रिलेशनशिप इज चेंज्ड इन द अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008। इसमें क्या बोला, इस केस में बोला कि नोबडी इज सबऑर्डिनेट, कोई भी ना ही डीपीएसपी सबऑर्डिनेट है ना ही फंडामेंटल राइट सबऑर्डिनेट है। दे मस्ट बी इंटरप्रेटेड हारमोनियसली, मतलब दोनों में हमें बैलेंस करना चाहिए, दोनों में हारमोनी यूज करनी चाहिए। एंड मिनर्वा मिल के जो केस था, मिनर्वा मिल्स केस, इसमें भी हारमोनी और बैलेंस की बात की गई है, हारमोनी और बैलेंस की बात की गई है। The balance between the fundamental right and DPSPs is a part of basic structure doctrine। तो ये जो बैलेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। हम डीपीएसपीज को अपने समझने के बेसिस के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, दैट इज
सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल, and third one is liberal intellectual principle, liberal and intellectual principle, गांधीयन प्रिंसिपल एंड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। याद रखना ये हमने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कोई डिविडेशन नहीं है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंडर आते हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। सो ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। ये सारे आर्टिकल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में आते हैं। जबकि गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। ये सब किस में आते हैं? ये सब गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं। और याद रखना जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में है वो गांधीयन प्रिंसिपल में भी आ सकता है, वही लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में भी आ सकता है। लाइक इसमें भी आए हैं, जैसे 47 इसमें भी है और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में भी हम 47 लिखते हैं, तो दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो याद रखना कि दोनों में आ सकते हैं। ये लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आते हैं आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, 48A, 49, 50 एंड 51। ये लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आते हैं। एंड ये प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये हमने अपने अकॉर्डिंगली डिवाइड किए हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन प्रिंसिपल्स को नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। एंड द क्लासिफिकेशन हैज नॉट बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल की वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेंगे और सब अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।